नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के पॉलिटी सिलेबस के बारे में कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है, हम लोगों को एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पॉलिटी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर को हम लोग अगले क्लास में एक एक चैप्टर करके कंटिन्यू करते हुए पूरा का पूरा संविधान को पढ़ेंगे। दोस्तों संविधान जो है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यदि क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों तो ग्रुप डी के एग्जाम में जो है दोस्तों वो 3 से 4 क्वेश्चन आपको संविधान से पूछ लिए जाएंगे, जबकि एनटीपीसी की बात किया जाए दोस्तों तो 5 से 6 सवाल आपको संविधान में के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसलिए ये जो है वो पॉलिटी जो चैप्टर है दोस्तों वो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे पहलू में बात किया जाए दोस्तों तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको भारतीय संविधान की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका संविधान ही आपको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार प्रदान करती है। और आपको संविधान से ये भी जानने का मौका मिलता है कि आपके संविधान के द्वारा आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई है, कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, और उसके अनुसार से आप पर कोई यदि अत्याचार करता है, कोई शोषण करता है, तो आप यदि संविधान के अच्छे जानकार हैं, यदि आपको संविधान की अच्छी संविधान पर अच्छी पकड़ है, तो कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। हर एक नियम हर एक कानून से यदि आप अवगत रहते हैं, उसकी जानकारी रहती है। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको भारतीय संविधान की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, शासन व्यवस्था के कौन कौन से पहलू हैं, सरकार और जनता के बीच कैसे संबंध होती है, इसका भी निर्धारण दोस्तों हमारे संविधान के द्वारा की जाती है। तो यदि आप संविधान को जानेंगे ही नहीं, संविधान को पढ़ेंगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता रहेगा कि आपके और सरकार के बीच क्या संबंध है, कौन कौन सी परिस्थितियों में आप क्या क्या सरकार के खिलाफ कदम उठा सकते हैं, सरकार आप पर कौन कौन सी कार्रवाइयां कर सकती है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए और अपने जिंदगी में रूबरू अप्लाई करने के लिए आपको एक बार संविधान से रूबरू होना ही चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उससे कई ज्यादा एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए दोस्तों सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट चैप्टर दोस्तों वो हमारा क्या है, संवैधानिक विकास। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है दोस्तों, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास थोड़ा सा अच्छा बात कर लेते हैं दोस्तों, संविधान है क्या। तो संविधान दोस्तों क्या है, तो नियम या कानून, नियम और कानून का एक पुस्तक है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो संविधान क्या है दोस्तों, नियम और कानून का एक पुस्तक है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। और दोस्तों ये लिखित भी हो सकती है और यह अलिखित भी हो सकती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि संविधान जो है वो लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का एक संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो संविधान क्या है दोस्तों, लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का एक संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों तो संविधान जो है वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मूलभूत इकाई होती है, और संविधान के द्वारा वहां के जो शासन के अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो होती है उसका स्थापना भी संविधान के द्वारा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट, संविधान के द्वारा वहां के जनता और सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि आपके और आपके सरकार के बीच क्या संबंध रहेगा इसका भी निर्धारण संविधान के द्वारा की जाती है। इसलिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको संविधान को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ही वो पहला देश है जिसने दुनिया को लिखित संविधान का अवधारणा दिया था।
तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बताइए विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आंसर होगा अमेरिका। या वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश की है? तो है अमेरिका की। दोस्तों भारत के संविधान के यदि परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित या अलिखित, तो आपका आंसर हो जाएगा लिखित। और लिखित ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाता है भारत का। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान के बारे में कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है। तो ब्रिटेन का संविधान दोस्तों वो है अलिखित। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है। तो हम लोग बता सकते हैं आंसर दोस्तों क्या होगा? ब्रिटेन। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों संविधान के बारे में। अब हम लोग संविधान के सिलेबस के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम लोग दोस्तों एक एक चैप्टर को प्रॉपर अध्ययन भी करेंगे। तो पहला कौन सा दोस्तों होगा? संवैधानिक विकास। कि दोस्तों हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ। तो हमारे संविधान के विकास के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान का विकास एक दिन में या एक महीने में एक साल में हो गया। दोस्तों हमारे संविधान का विकास में एक लंबा प्रोसेस चला है। हमारे संविधान के विकास की दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही मानी जाती है। और ये एक लंबे प्रोसेस के बाद चलते चलते 1947 के भारत शासन अधिनियम पर आकर खत्म होती है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे संवैधानिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। और कहाँ जाकर ये समाप्त होती है? तो ये दोस्तों 1947 के भारत शासन अधिनियम पर समाप्त होती है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जब संवैधानिक विकास की चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे और 1947 के भारत शासन अधिनियम में जाकर खत्म करेंगे। और इसके बीच में जो भी प्रमुख एक्ट आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि एक्ट तो बहुत सारा है लेकिन हम लोग सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उसमें से भी दोस्तों हम लोग 3 एक्ट को ज्यादा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कौन कौन से चैप्टर होंगे दोस्तों, कौन कौन से एक्ट होंगे? तो सबसे पहला दोस्तों कौन सा है? 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा देते हैं। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग इस पर थोड़ा सा विस्तार अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिससे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संज्ञा देते हैं, सुधार की संज्ञा देते हैं। ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस पर भी हम लोग दोस्तों विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट और एग्जाम की दृष्टि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपको पूछा जाए कि किसी एक एक्ट को हम लोग पढ़ना है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा, यदि कोई आपको पूछ ले कि बताइए भारत के संवैधानिक विकास के बारे में यदि एक एक्ट के बारे में हमको सिर्फ अध्ययन करना है, वो कौन सा हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि दोस्तों हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में जो सबसे ज्यादा किसी एक्ट का प्रभाव है वो कौन सा है दोस्तों? 1935 का भारत शासन अधिनियम का। क्योंकि ऐसा दोस्तों कहा जाता है कि हमारे संविधान की जो 50 से 60% जो प्रावधान है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से या तो डायरेक्ट ले लिया गया है या तो उसमें थोड़ी बहुत संशोधन के साथ ले लिया गया है। इसलिए हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। कई बार दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि बताइए वर्तमान भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम का। तो इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों हम लोग करेंगे संवैधानिक विकास के चैप्टर में। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग का हो जाएगा कौन सा? भारतीय संविधान का निर्माण। तो जानेंगे दोस्तों हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसके तहत हम लोग ये भी जानेंगे कि सबसे पहले संविधान की मांग किनके द्वारा की गई थी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका किनके द्वारा निभाई गई, कुल कितने समितियों का निर्माण किया गया, कौन था संविधान का अध्यक्ष, कौन था उपाध्यक्ष,
संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे, कितना खर्च हुआ, संविधान निर्माण में कौन सी समितियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। एक समिति जिसका नाम हम लोग सुनते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रारूप समिति, जो हमारे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और हम लोग ये भी चर्चा करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान निर्माण में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों हम लोग करेंगे भारत संविधान के निर्माण में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आ जाएंगे कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद अनुसूचियां भाग। जानेंगे दोस्तों क्या होता है अनुच्छेद, क्या होती है अनुसूचियां, क्या होता है भाग। ये भी जानेंगे दोस्तों कि वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, क्योंकि काफी सारा बच्चा यहाँ कंफ्यूजन में बना रहता है कि वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है और मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ ही विस्तार कर दें तो वर्तमान संविधान में चाहे अनुच्छेदों की संख्या पूछे दोस्तों आपके एग्जाम में या मूल संविधान में, अनुच्छेदों की कुल संख्या का जो हमेशा आंसर होगा दोस्तों वो आपका 395 भी होगा, क्योंकि काफी सारा बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज रहता है कि 395 आंसर करना है, 414 करना है, 444 करना है, 475 करना है, तो अनुच्छेदों की संख्या कुल है कितनी। तो दोस्तों वर्तमान संविधान में बोले या आपको मूल संविधान में, अनुच्छेदों की संख्या जो हमेशा आपको आंसर देना है दोस्तों वो 395 है, क्योंकि हमारे अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 395 में लिखा गया है हिंदी में एक शब्द निरसन और इंग्लिश में अबुलेशन, जिसका मतलब होता है इससे आगे अनुच्छेदों में वृद्धि नहीं की जा सकती है। जबकि एग्जाम में कई बार आपको पूछा जाता है और आप कंफ्यूज होते हैं, कभी 475 कभी 444 आप आंसर करके आ जाते हैं। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी है, चाहे वो वर्तमान में पूछा हो या मूल में, हमेशा आंसर 395 होगा। 414 475 का कॉन्सेप्ट इसलिए आ जाता है दोस्तों क्योंकि हम लोग जो जब संविधान को पढ़ेंगे तो जैसे अनुच्छेद एक अनुच्छेद 15 है तो उसमें क्या 15 का 1 15 का 2 15 का 3, ऐसे अनुच्छेद 16 में 16 का 1 16 का 2 16 का 3, तो क्या है हम लोग अब 15 को सिर्फ 15 मानते हैं, यदि 15 का 1 15 का 2 15 का 3 इसको सेपरेट सेपरेट जोड़ेंगे, इस तरह करके जब काउंट करते हैं तब जाकर हमारे अनुच्छेदों में वृद्धि होती है, ना कि कोई 395 के बाद नया अनुच्छेद जोड़ा गया 396 397 398। नंबरिंग के हिसाब से दोस्तों हमारा जो बात किया जाए तो 395 ही अनुच्छेद है। काउंटिंग में यदि हम लोग एक एक को सेपरेट माने 15 1 15 2 15 3 15 4 इस तरह करके अगर सबको काउंट करें तब जाकर अनुच्छेदों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए उस तरह का जो कभी भी सही नहीं माना जाता है, हमेशा जो करेक्ट माना जाता है दोस्तों वो 395 ही माना जाता है। आपको वो सब चीजों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी एग्जाम में जो आपको ऑप्शन दिया वो भी डिपेंड करना है कि आंसर कैसे करना है। तो अगला दोस्तों हम लोगों को क्या होता है पढ़ना है प्रस्तावना या उद्देश्य का। और यही प्रस्तावना जैसे भारत संविधान का कुंजी, भारत संविधान का दर्शन, भारत संविधान का भूषण, भारत संविधान का परिचय पत्र, तो इन सारी बातों से विभूषित किया गया प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों। प्रस्तावना ही है जहां से हमें हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों व आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि बताइए हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों व आदर्शों की अभिव्यक्ति हमें कहाँ से होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों प्रस्तावना से। प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है दोस्तों कि हमारे संविधान निर्माता हमारे संविधान को किस दिशा में ले जाना चाहते थे, वह कैसा संविधान बनाना चाहते थे। तो हमारे संविधान निर्माता कैसा संविधान बनाना चाहते थे, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है दोस्तों, हमारे प्रस्तावना या उद्देशिका से। नेक्स्ट हम लोगों को दोस्तों कौन सा पढ़ना है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल राइट, जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है और आपके दैनिक जीवन दैनिक लाइफ एक भारतीय नागरिक होने की भी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यदि एक भारतीय नागरिक है तो आपको कम से कम ये तो, यदि आप पूरा संविधान को नहीं पढ़ सकते हैं, आपको आपके पास समय नहीं है, आपको नहीं समझ में आती है, तो कम से कम आपको एक भारतीय नागरिक होने का कहते हैं भारत के संविधान के मूल अधिकार को कम से कम पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके संविधान में आपको कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए, कौन कौन से अधिकार आपको दिए गए हैं। तो वह अधिकार, यदि दोस्तों मूल अधिकार के बारे में बात किया जाए कि मूल अधिकार क्या है, तो दोस्तों वो अधिकार जो हमें हमारे संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है
उसे ही मूल अधिकार कहा जाता है। तो वह अधिकार जो हमारा संविधान हमें देता है वो क्या कहलाता है? मूल अधिकार कहलाता है दोस्तों। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर पढ़ें। और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आती है दोस्तों वो कहाँ से पूछे जाते हैं? मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से पूछा जाता है दोस्तों। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कौन कौन से मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, इन सारी चीजों का चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हमारे भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह हमारे संविधान की सुंदरता को बढ़ाती है, क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान का एक अनोखा प्रावधान है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दर्शाता है कि हमारे संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण करते थे तो वो कितनी लंबी दूर तक सोचते थे। इसका यदि आपको झलक देखना है दोस्तों तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान को एक बार देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अधिकार जो हमारे संविधान में बात किया जाए तो कुछ वो अधिकार है जो डायरेक्ट हमारे संविधान के द्वारा हमें दे दी गई। तो वो अधिकार जो हमारे संविधान के द्वारा जैसे ही संविधान की निर्माण हुई और हमें दे दी गई तो वो तो मूल अधिकार कह रहा है दोस्तों। लेकिन हमारे संविधान निर्माता जो थे वो हमें बहुत कुछ देना चाह रहा था, लेकिन उस समय की अगर वातावरण को देखें, इन्वायरमेंट को देखें तो उसके अनुसार से हमारा देश उस लायक नहीं था कि वो बहुत कुछ दे सके। इसलिए उनसे जो भी पॉसिबल हुआ दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा वो डायरेक्ट मूल अधिकार के अंतर्गत दे दिया गया। लेकिन उनकी सोच इतनी दूरदर्शिता थी कि भले ही आज हम लोग उस लायक नहीं है, उस मकाम पे नहीं, उस मुकाम पे नहीं है कि सारे के सारे चीज अपने जनता को दे सकते हैं, तो कम से कम जो चीज को हम देना चाहते थे उसे तो कम से कम संविधान में उसका उल्लेख तो कर सकते हैं ना। जब हमारा राज्य उस लायक बनेगा, उस दृष्टि में पहुंचेगा तो राज्य अपने जनता को उस चीज को प्रोवाइड कराएगा। तो वह अधिकार जो हमारे संविधान के द्वारा डायरेक्ट हमें प्रदान कर दी गई वो क्या कहलाया दोस्तों? मूल अधिकार। और जो हमारे संविधान निर्माता भविष्य में देना चाहते थे उस समय लायक नहीं था, उसका उल्लेख किसमें कर दिया दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कर दिया। और ये कहा गया कि जब राज्य उस हिसाब से उस मुकाम पर आएगा, जब लगेगा कि ये चीज उसे लागू करना चाहिए तो राज्य को लागू कर दिया गया। सीधा सीधा दोस्तों नॉर्मल संक्षिप्त में या सरल भाषा में समझने का प्रयास करें दोस्तों तो वो अधिकार जो डायरेक्ट संविधान के द्वारा प्रदान की गई वो मूल अधिकार कहलाई। और वह अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदान नहीं की गई लेकिन उसका उल्लेख जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में करके छोड़ दी गई है, और उसको देने का जो प्रावधान वो पूरा का पूरा राज्य पर कर दिया गया। राज्य का मतलब दोस्तों संविधान में देश होता है, संसद होता है जो कानून को बनाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी दोस्तों कुछ अधिकार है जो हमारे संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, लेकिन वर्तमान में यह क्या बोलते हैं लागू नहीं है, क्योंकि ये उस समय हमारे संविधान के द्वारा डायरेक्ट दी नहीं गई बल्कि राज्य पर इसे छोड़ दिया कि राज्य को जब लगे कि भाई इसे हमें अपने नागरिकों को देना चाहिए तो राज्य उसे डायरेक्ट नागरिकों को देगी। उसमें नागरिक उस पर कंप्लेन नहीं कर सकता कि ये हमें चाहिए ही, वो डायरेक्ट किसके विवेक पर छोड़ दिया गया? तो राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया। और संविधान निर्माताओं के द्वारा यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी कुछ प्रावधान कर दिए गए और ये बोला गया कि जब राज्य को लगे उसमें से कोई भी प्रावधान को लागू कर सकती है। जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद 44 में बात करें समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता का दोस्तों देखिए पहले से हमारे संविधान में उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि पूरा देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन उस समय देश उस मुकाम पे नहीं था कि पूरे देश में समान सिविल संहिता लागू कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान कर दिया और बोला गया कि जब राज्य को लगा कि अब देश है उस माहौल में ढल गया है कि देश में पूरे देश में समान सिविल संहिता को लागू किया जाए तो उस समय कानून बनाकर इसे लागू कर सकती है। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यही अंतर है कि ये जैसे ही संविधान लगा उसी दिन से लागू हुआ, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान है वो लागू नहीं है तब तक, और लागू नहीं है और वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे कानून बनाकर राज्य के द्वारा लागू नहीं कर दी जाएगी। तो ये राज्य पर पूरा छोड़ दिया गया कि राज्य जब चाहे इसे लागू कर सकता है। जैसे कि दोस्तों समान नागरिक संहिता है 1944 में लागू कर दी गई है। सब जिस दिन राज्य इस पर कानून बनाकर लागू कर देगा ये लागू हो जाएगा, नहीं तो ये इसी तरह पड़ा है।
नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए अनुच्छेद 47 मद्य निषेध। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि पूरा देश है जो मद्य निषेध शराब से मुक्त हो, इसलिए उन्होंने ये प्रावधान किया, लेकिन उस समय करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, राज्य के निषेध निषेध तत्व में डाल दिया और ये कहा गया कि जब भी उस समय से लगे सरकार को कि नहीं अब इसे रोक लगाना चाहिए तो अनुच्छेद 47 के तहत लगा सकती है। नेक्स्ट दोस्तों गोवध निषेध, अनुच्छेद 48 में इसकी भी चर्चा की गई है। और इस तरह करके बहुत सारी चीजें हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक प्रोवाइड किया गया है राज्य के नीति निषेध तत्व के तहत, जिसको पूरे के पूरे राज्य पर छोड़ा गया कि राज्य जब चाहे इसे लागू कर सकता है दोस्तों। तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जब राज्य के नीति निषेध तत्वों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा मूल कर्तव्य। दोस्तों मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग ये भी जानने का इसमें प्रयास करेंगे कि मूल कर्तव्य होता क्या है। मूल कर्तव्य को मूल संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा क्यों शामिल नहीं किया गया और बाद में ऐसी क्या आफत आ गई थी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़नी पड़ी। तो इन सारी चीजों का दोस्तों हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जब मूल कर्तव्य के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि जब मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था उस समय उसकी संख्या कितनी थी और वर्तमान में संख्या कितनी है और कौन से नए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी हमारे संविधान की एक अच्छी सी व्यवस्था है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि अभी तो ये संविधान बना दिए हैं अभी के वातावरण अभी के माहौल के अनुसार, लेकिन जैसे जैसे देश डेवलप करेगा तो उसके अनुसार से अलग अलग नियम और कुछ नियम कानून है जिसमें बदलाव की जरूरत पड़ेगी। इसलिए संविधान में अपडेट के लिए बदलाव के लिए भी प्रावधान किया गया संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत, जिसमें राज्य जो है वो संविधान में अपडेट कर सकता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों कौन सा आ जाएंगे स्थानीय स्वशासन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज और नगर पालिका। यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कार्यपालिका। हमारे जो शासन के तीनों अंग है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इसके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। दोस्तों कार्यपालिका का काम क्या है दोस्तों, कार्यपालिका का काम है दोस्तों कानून को लागू करना। क्या करना, कानून को लागू करना। व्यवस्थापिका का काम क्या है दोस्तों, इसका काम है कानून को बनाना। व्यवस्थापिका का काम है कानून को बनाना, इसका काम है कानून को प्रभावी करना या लागू करना। और न्यायपालिका का काम है क्या दोस्तों, न्याय करना या कानून की व्याख्या करना, व्याख्या करना। चलिए लिखने का उतना जरूरत नहीं दोस्तों, शॉर्टकट में हमने लिख दिया। तो कार्यपालिका का काम क्या है दोस्तों, कानून को लागू करना। व्यवस्थापिका का नाम क्या है दोस्तों, कानून को बनाना। और न्यायपालिका का काम क्या है दोस्तों, न्याय करना और कानून का विस्तार करना, चर्चा करना या उसका व्याख्या करना। तो ये तीनों को दोस्तों आपको याद रखना है कि किनका क्या काम है। हमारे संविधान, हमारे देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 3 प्रमुख अंग है और तीनों की अलग अलग कामें दी गई है। और तीनों का तीनों दोस्तों वो क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र ये है। तो क्या काम है, व्यवस्थापिका का काम कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम क्या है दोस्तों, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है दोस्तों, एक तो न्याय करना और दूसरा कानून की व्याख्या करना। तो कार्यपालिका के दोस्तों के अंतर्गत दोस्तों हम लोग 2 चीज को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, जिसमें हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से टॉपिक, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में दोस्तों, और महान्यायवादी के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। और राज्य की कार्यपालिका हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में दोस्तों, और महाधिवक्ता। और हम लोग ये भी जानेंगे दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से टॉपिक्स में है दोस्तों, राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार है दोस्तों, कौन से अधिकार के मामले में राष्ट्रपति जो वो राज्यपाल जो वो राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर है दोस्तों, क्षमादान की अधिकार
सीमा दोनों के पास क्या क्या है दोस्तों। तो इन सारी चीजों का चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग व्यवस्थापिका आ जाएंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग केंद्र में संसद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राज्य में विधानमंडल, जिसमें हम लोग विधान परिषद और विधान सभा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। अगला दोस्तों हम लोग आ जाएंगे न्यायपालिका के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम लोग दोस्तों कौन सा पढ़ेंगे? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे नागरिकता। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। इसका अभी काफी चर्चा है दोस्तों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये घोषणा किया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन का काफी चर्चा हुआ था कि पूरे देश में जो वो एक राष्ट्र है तो एक चुनाव भी होना चाहिए। इस पर विरोधियों जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके द्वारा तो इसे काफी प्रचार प्रसार किया गया, तो जो हमारे विपक्ष में नेता बैठे उसके द्वारा इसका विरोध भी किया गया कि नहीं, ये अभी जो है वो देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, तो अभी उसको कराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, तो इस पर भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। अगला दोस्तों का संवैधानिक आयोग, उसमें हम लोग दोस्तों क्या पढ़े? संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्र अनुसूचित आयोग, राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये जो भी कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग एक एक चैप्टर को एक एक आयोग जो उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं। अगला कौन सा दोस्तों? गैर संवैधानिक आयोग। इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है? तो राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, केंद्र सूचना आयोग, केंद्र सतर्कता आयोग, नीति आयोग, लोकपाल। इसके बारे में दोस्तों हम लोग गैर संवैधानिक आयोग के अंतर्गत इस चीज का अध्ययन करेंगे। अगला हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। उसके बाद विविध में जो ही पढ़ता है, एक दोस्तों आपको पता है काफी चर्चा में रहता, एक वन नेशन वन एजुकेशन जो है दोस्तों, उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा आपको भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी राज्य व्यवस्था का चैप्टर। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक्स को शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे पूरा का पूरा संविधान को आपके एग्जाम से पहले हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और यदि आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, जय।